हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एनपी एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे गणित, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गणित के अंतर्गत जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे रेखा गणित या ज्यामिति, यानी जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं जियोमेट्री। तो आज हम लोग जियोमेट्री का अध्ययन करेंगे। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो जियोमेट्री के अंतर्गत हमको अध्ययन क्या करना होता है, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम कहें कि जियोमेट्री या ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रेखा, कोण एवं तल का अध्ययन करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ज्यामिति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ज्यामिति के अंतर्गत हम रेखा, कोण एवं तल का अध्ययन करते हैं। यानी कि ज्यामिति के अंतर्गत हम किन चीजों का अध्ययन करेंगे, तो रेखा का अध्ययन करेंगे, कोण का एवं तल का अध्ययन करेंगे। चलिए अब देखते हैं कि जो ज्यामिति है या रेखा गणित है, उसके अंतर्गत किन किन विषयों का हम अध्ययन करते हैं, अध्ययन का क्षेत्र क्या होता है इसका। तो देखिए, अध्ययन के क्षेत्र की हम बात करें, या इसको हम कह सकते हैं अध्ययन के विषय। अध्ययन के जो विषय होंगे उसमें सबसे पहले आप देखेंगे, पहला नंबर का जो विषय होगा उसका नाम है रेखा एवं कोण। अर्थात हम ज्यामिति के अंतर्गत रेखा एवं कोण का अध्ययन करेंगे, जिसको हम कहते हैं लाइन एंड एंगल। अर्थात हम ज्यामिति के अंतर्गत जो हमारे पहले अध्ययन का विषय होगा वह होगा रेखा एवं कोण। अर्थात अगर हम कहें तो हम लोग ज्यामिति के अंतर्गत जो पहले पॉइंट पे अध्ययन करेंगे वह होगा रेखा एवं कोण, और दूसरा जो होगा इसमें वह जो हमारा विषय होगा उसका नाम है त्रिभुज। दूसरे विषय में यानी त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं ट्राइएंगल। दूसरे नंबर पे हम ट्राइएंगल का अध्ययन करेंगे यानी त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। फिर आइए तीसरा नंबर जो हमारा होगा वह होगा चतुर्भुज। हम ज्यामिति के अंतर्गत तीसरे नंबर पे चतुर्भुज का अध्ययन करेंगे यानी क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का अध्ययन करेंगे। फिर जो चौथे नंबर पे हमारा विषय होगा वह होगा जिसका नाम है वृत्त। वृत्त को हम क्या कहते हैं, सर्कल। अर्थात सर्कल का भी अध्ययन करेंगे। और जो पांचवा महत्वपूर्ण विषय होगा वह विषय हमारा होगा जिसका हम अध्ययन करेंगे वह होगा बहुभुज। यानी ज्यामिति के अंतर्गत जो पांचवा होगा वह होगा बहुभुज, जिसको हम अंग्रेजी में पॉलीगन कहते हैं। पॉलीगन का अध्ययन करें। तो देखिए, ज्यामिति के अंतर्गत हमारे जो अध्ययन के विषय होंगे वह कौन कौन होंगे। तो आप कह सकते हैं कि रेखा एवं कोण का अध्ययन करना है यानी लाइन एंड एंगल का अध्ययन करेंगे। फिर अगला जो विषय होगा वह क्या होगा, त्रिभुज। अर्थात हम ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। फिर अगला नंबर होगा चतुर्भुज, अर्थात हम ज्यामिति के अंतर्गत क्वाड्रिलेटरल का अध्ययन करेंगे। फिर जो अगला हमारा होगा वह होगा वृत्त, अर्थात सर्कल का अध्ययन करेंगे। फिर होगा पॉलीगन यानी बहुभुज। यही हम 5 विषयों के अंतर्गत हम ज्यामिति को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम ज्यामिति के विषय में जान लेते हैं कि वास्तव में ज्यामिति है क्या। तो आपने देखा था कि ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रेखा,
कोण एवं तल का अध्ययन करते हैं। तो आइए थोड़ा सा यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि रेखा गणित जो हमारी है उसके जनक कौन है। चलिए, जो हमारे अध्ययन के विषय है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी बात आ जाती है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसके जनक कौन है। तो जहां जनक की बात आती है तो रेखा गणित के जनक किसको माना जाता है? तो आप कह सकते हैं कि रेखा गणित के जनक कौन है? तो यूक्लिड। यूक्लिड महोदय को हम रेखा गणित का जनक कहते हैं। क्यों इनको जनक कहा जाता है? इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है एलिमेंट्स। इन्होंने गणित पर एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है एलिमेंट्स। इसी पुस्तक के कारण इनको हम क्या कहते हैं? ज्यामिति का जनक कहते हैं। अब इसके अंतर्गत उन्होंने किन किन चीजों को बताया? तो जैसे आप बीजगणितीय सर्वसमीका को पढ़ते हैं, उसको इन्होंने बताया कि वास्तव में बीजगणितीय सर्वसमीकाएं क्या होती हैं। फिर उन्होंने आकृतियों का विभाजन बताया, फिर उन्होंने क्षेत्रफल संबंधी बातें बताई। तो इस आधार पे हम यूक्लिड महोदय को किसका जनक मानते हैं? या माना जाता है यूक्लिड महोदय हमारे ज्यामिति जो है, जो ज्यामिति हम पढ़ते हैं उसके जनक कौन है भैया? तो यूक्लिड। अब चलिए थोड़ा सा हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं कि रेखा एवं कोण क्या है, यानी लाइन एंड एंगल क्या है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि रेखा एवं कोण क्या है। चलिए थोड़ा सा हम लोग रेखा और कोण को देखने का प्रयत्न करते हैं। अब रेखा एवं कोण को अगर हम बात करें तो आपने एक चीज देखा होगा यहाँ पे कि रेखा एवं कोण, अर्थात रेखा क्या है और कोण क्या है। रेखा को जानने से पहले हमें क्या जानना होगा? तो वह हमारा भाग है बिंदु। सबसे पहले हम जानेंगे बिंदु को, अर्थात जिसको हम कहते हैं पॉइंट। अब देखिए, पॉइंट की हम बात करें तो जिसको हम संकेत रूप में केवल ऐसे ही दिखा देते हैं, थोड़ा सा आप अपने जो भी पेन है या मार्कर है उसके नोक से जैसे ही आप थोड़ा सा एक बिंदु नुमा चित्र बनाते हैं, वही क्या है भैया? तो वही आपका पॉइंट है या बिंदु। लेकिन अब बिंदु क्या होता है, इसकी परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में इसकी जब परिभाषा हम देखें तो हम कह सकते हैं कि देखिए, जैसे आपने यह चीज देखा उसी के आधार पर इसकी जब परिभाषा बनाइएगा तो आप कह सकते हैं कि ऐसा चिन्ह या सिंबल जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, यानी ऐसा आकृति या ऐसा चिन्ह जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी न हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। यानी कि हम बिंदु किसे कहेंगे? तो हम कह सकते हैं कि ऐसा चिन्ह या ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी न हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। अब या तो इसकी और परिभाषाएं दी जा सकती हैं, तो हम कह सकते हैं और परिभाषाओं के आधार पे चल सकते हैं कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, उसे बिंदु कहते हैं। यानी कि ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या क्या हो? 0 हो, उसे हम बिंदु कहते हैं। या फिर और परिभाषाएं हम दे दें तो हम कह सकते हैं कि बिंदु क्या है? एक काल्पनिक चिन्ह है, अर्थात बिंदु मात्र और मात्र एक कल्पना है। यानी कि अगर हम बिंदु की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि बिंदु क्या है? तो बिंदु एक काल्पनिक चिन्ह है। क्योंकि हम इस आधार पे कह सकते हैं इस चीज को कि हमने एक ऐसा चिन्ह बनाया
जिसकी न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है, कुछ भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं ऐसा तो एक केवल हम कल्पना कर सकते हैं, तो बिंदु एक काल्पनिक चिन्ह है। यानी जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई कुछ नहीं होती, वही क्या है, बिंदु है। तो बिंदु एक काल्पनिक चिन्ह है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बिंदु में भी कई पॉइंट आते हैं, और जहां से क्वेश्चन पूछता है तो हम थोड़ा सा उसको देखने से पहले अब रेखा को समझेंगे। देखिए रेखा, आ जाइए अगले नंबर पे, रेखा जिसको हम बोलते हैं लाइन। अब रेखा की हम बात करें तो देखिए रेखा की बात किया जाए तो अगर बिंदु ऐसे ऐसे सटते हुए चले जाएं तो एक रेखा का निर्माण कर लेते हैं। अर्थात हम कहें कि असंख्य बिंदु जब एक सरल पथ पर आगे बढ़ते हैं या गमन करते हैं, असंख्य, या फिर कहा जाए कि असंख्य बिंदुओं का समूह जो एक सरल पथ पर होता है उसे ही हम रेखा कहते हैं। और एक बार यूपी टेट जो 2021 में हुआ, लेकिन अगर हम कहें यूपी टेट 2020, इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, और क्वेश्चन केवल इसी पॉइंट से था कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक रेखा पर कितने बिंदु होंगे, असंख्य बिंदु होंगे। क्योंकि आपने कहा कि जब बिंदु छोटे छोटे जो बिंदु हैं, छोटे छोटे बिंदु जब असंख्य मात्रा में आगे बढ़ते जाते हैं तो उससे किसका निर्माण होता है, एक रेखा का निर्माण होता है। तो हम कहें, अब इसके आधार पर रेखा की जब हम और परिभाषाएं करना चाहें तो हम कह सकते हैं, देखिए रेखा की परिभाषा करने में हम कह सकते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसकी केवल लंबाई हो, एक ऐसी आकृति जिसकी केवल लंबाई हो, चौड़ाई और ऊंचाई चौड़ाई और मोटाई कुछ भी ना हो, उसे हम रेखा कहते हैं। यानी रेखा की अगर परिभाषा की हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक ऐसी आकृति जिसकी केवल क्या हो, लंबाई हो, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी ना हो, या जिसकी चौड़ाई मोटाई ना हो, केवल क्या हो, लंबाई हो, उसे हम रेखा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेखा क्या है, एक काल्पनिक आकृति ऐसी है जिसकी केवल और केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई कुछ भी नहीं होती है, उसे हम रेखा कहते हैं। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, रेखा भी क्या है, एक काल्पनिक आकृति है या काल्पनिक चिन्ह है। क्योंकि जैसे आपने बिंदु को देखा था तो आपने कहा था कि बिंदु की कोई लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, लेकिन यहां देखें तो रेखा की क्या होती है भैया, लंबाई तो अनंत होती है, लेकिन इसकी अपनी कोई चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि रेखा भी क्या है, एक काल्पनिक चिन्ह है। क्योंकि जिसकी कोई मोटाई चौड़ाई न हो तो हम एक कल्पना कर सकते हैं, लेकिन रेखा भी एक काल्पनिक चिन्ह है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बिंदु। अब बिंदु के प्रकार में हम जाते हैं तो कई प्रकार से क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा सा हम बात करेंगे वहां से। क्योंकि रेखा से, बिंदु से पहले हम थोड़ी सी रेखा को इसलिए बताए क्योंकि जब बिंदु के प्रकार को हम पढ़ेंगे तो उसमें रेखा की आवश्यकता होगी। चलिए थोड़ा सा हम देखने का प्रयत्न करते हैं कि बिंदु के जो प्रकार हैं वह क्या होंगे, या फिर जो बिंदुओं का समूह है उससे हम क्या क्या चीज बना सकते हैं, या कैसे प्रश्न पूछे गए हैं आपके जो भी टेट हो या यूपी टेट हुआ हो या सुपर टेट हुआ हो, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अब थोड़ा सा बिंदु के बारे में समझेंगे। तो एक नंबर आता है जिसका नाम है संरेख बिंदु। संरेख बिंदु यानी जिसको अगर अंग्रेजी में हम कहें
तो कोलिनियर पॉइंट। यानी कोलिनियर पॉइंट क्या है, तो हम कह सकते हैं, देखिए अब दूसरा नंबर जो आता है उसका नाम है असमरेख बिंदु, जिसको हम कह सकते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। यानी पहला समरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट, दूसरा असमरेख बिंदु जिसको हम कह सकते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। फिर तीसरा नंबर आता है जिसका नाम है प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु जिसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि हमने देखा कि जो बिंदु है वह तीन प्रकार के देखे गए। कौन कौन भी है? समरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट, असमरेख बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट और प्रतिच्छेद बिंदु इंटरसेक्शन पॉइंट। अब हम समझने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में समरेख बिंदु क्या है, असमरेख बिंदु किसे कहते हैं और प्रतिच्छेद बिंदु क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको देखने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले नंबर का जो है, यानी पहला नंबर जो है समरेख बिंदु। देखिए समरेख बिंदु की यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं, समरेख बिंदु की हम बात करते हैं यानी कोलिनियर पॉइंट की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जिनसे होकर एक सरल रेखा खींची जा सके उसे हम समरेख बिंदु कहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा देखें यहां से, तो हम कहें कि तीन या तीन से अधिक, परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, तो हम कह सकते हैं तीन या तीन से अधिक, तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जिनसे होकर एक सरल रेखा खींची जा सके उसे समरेख बिंदु कहते हैं। यानी कि समरेख बिंदु क्या है, तो आपने कहा कि तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जिनसे होकर एक सरल रेखा खींची जा सके उसे हम क्या कहेंगे, समरेख बिंदु कहेंगे। अब देखिए यहां से अगर हम कहें कि तीन या तीन से अधिक बिंदु जिनसे होकर हम क्या कर सकें, एक सरल रेखा खींच सकें, उसे ही हम समरेख बिंदु कहेंगे। देखिए यह तीन बिंदु थे, मान लीजिए ए था, यहाँ बी था और यहाँ सी था, तीन बिंदु थे। चूंकि इनसे होकर हमने क्या कर लिया, एक सरल रेखा खींच दिया, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे भैया, समरेख बिंदु कहेंगे। अब अगला नंबर आएगा जो दूसरा नंबर है असमरेख बिंदु। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं और असमरेख बिंदु को देखते हैं। अब देखेंगे अगला नंबर जो है दूसरा नंबर, वह है असमरेख बिंदु। यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि तीन या तीन से अधिक ऐसे बिंदु जिनसे होकर एक सरल रेखा न खींची जा सके उसे ही हम क्या कहते हैं, असमरेख बिंदु कहते हैं। मतलब असमरेख बिंदु हम किसे कहेंगे, तो आपने कहा अगर तीन बिंदु ऐसे दिए गए हों जिनसे होकर हम एक सरल रेखा न खींच सके उसे ही हम असमरेख बिंदु कहेंगे। जैसे यहां मान लीजिए ए है, बी है और यहां सी, तीन बिंदु हैं, क्या इससे होकर हम कोई एक सरल रेखा खींच सकते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इससे होकर कोई हम ऐसी एक सरल रेखा नहीं खींच सकते कि जो
ए से भी जाए, बी से भी जाए और सी से जाए, क्योंकि दो बिंदुओं से तो हम एक सरल रेखा खींच देंगे। लेकिन तीसरा जो सी बिंदु है उससे हम कोई ऐसी रेखा नहीं खींच सकते जो ए, बी और सी तीनों से होकर जाए, इसलिए इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, असंरेख बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो हमें अगर इसे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जिनसे होकर एक सरल रेखा न खींची जा सके, उसे असंरेख बिंदु कहें। यानी 3 या 3 से अधिक ऐसे बिंदु जिनसे होकर हम एक सरल रेखा न खींच सके, उसे ही हम क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु कहेंगे। और कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब 3 बिंदु असंरेख होते हैं तो हम उससे कितने वृत्तों की रचना कर सकते हैं। तो आप तुरंत यहां पे जवाब दे सकते हैं कि जब 3 बिंदु असंरेख हों, जब 3 बिंदु असंरेख हों तो यह तीनों बिंदु क्या होते हैं, एक वृत्तीय होते हैं, अर्थात उससे होकर हम एक वृत्त खींच सकते हैं। यानी कि आप यह चीज कह सकते हैं कि जब 3 बिंदु कहां हो, असंरेख हो, तो उससे होकर हम अनंत वृत्तों की रचना एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। जब 3 बिंदु क्या हो, असंरेख हो, तो उससे होकर हम एक वृत्त और सिर्फ एक वृत्त की रचना कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि हम एक त्रिभुज की भी रचना कर सकते हैं। देखिए यहां से 3 बिंदु असंरेख थे, इससे होकर हम एक त्रिभुज की रचना कर लिए, और आगे कहें तो हम इससे होकर एक वृत्त की भी रचना कर सकते हैं, क्योंकि आप इसका लंबार्धक खींचेंगे और लंबार्धक आपस में जहां काटेंगे वही वृत्त का केंद्र होगा, और उससे आप कोई एक दूरी लेकर, चाहे यहां से आप जो भी दूरी लेंगे उससे एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। और एक आध बार यह टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि जब 3 बिंदु असंरेख हों तो हम उससे कितने वृत्तों की रचना कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हम एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। अगला नंबर कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि 2 बिंदुओं से होकर कितने वृत्तों की रचना की जा सकती है। देखिए यहां से अगर हम कहें केवल 2 बिंदु हों, मान लीजिए ए और बी हों, तो इससे होकर हम कितने वृत्तों की रचना कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि असंख्य वृत्तों की रचना कर सकते हैं। देखिए जैसे हम एक बार इसको अगर हम कहें तो व्यास मान सकते हैं, व्यास के आधार पे हम कोई एक वृत्त खींच सकते हैं। फिर कोई हो सकता है कि व्यास न होकर ऐसे रहे, यह भी जीवा कभी हो सकती है, ऐसे हम कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे थोड़ा सा और ऐसे कर लेंगे, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जब 2 बिंदुओं से हम कितने, तो आप कह सकते हैं कि 2 बिंदु होंगे तो उससे हम असंख्य वृत्तों की रचना कर सकते हैं। लेकिन 3 बिंदु असंरेख हों तो उससे होकर हम सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त की रचना कर सकते हैं। अब एक नंबर तीसरा पॉइंट रहा जिसका नाम है प्रतिच्छेद बिंदु। आइए समझते हैं प्रतिच्छेद बिंदु किसे कहते हैं। तो आपने समझा होगा समरेख और असमरेख को, फिर हम समझने का प्रयत्न करेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। आइए जो तीसरा नंबर हमारा है प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्शन पॉइंट। तो प्रतिच्छेद बिंदु की हम बात करें तो हम कह सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो उसी बिंदु को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि 2 या 2 से अधिक रेखाएं, मान लीजिए 2 ही रेखाएं हैं या 2 से अधिक रेखा भी आप कर सकते हैं, किसी एक बिंदु से होकर गुजरे तो उसी को हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं। अर्थात एक बिंदु से होकर गुजरती हैं
तो यहीं अगर मान लीजिए ओ से होकर गुजर रही हैं तो ओ को हम क्या कहेंगे भैया, प्रतिच्छेद बिंदु। यानी कि दो या दो से अधिक रेखाएं जब एक बिंदु से प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। और एक आध दो बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं होकर गुजर सकती हैं, तो आपका जवाब यहां पे हो गया होगा कि एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी किसी एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे जवाब आपसे पूछा जाए कि दो बिंदुओं से होकर हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो दो बिंदु तो हमेशा समरेख होते हैं, चाहे किसी तरफ खींचिएगा हमेशा समरेख होते हैं। लेकिन दो बिंदु अगर मान लीजिए ए और बी हैं तो इससे होकर हम कितनी रेखाएं खींचेंगे, तो आपका जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ एक रेखा। यानी कि दो बिंदु हमेशा समरेख होते हैं या कभी असमरेख नहीं हो सकते। तो यहां पे ध्यान दीजिए, दो बिंदुओं से हम एक और एक रेखा खींच सकते हैं। अब कहेंगे मान लीजिए यहां बिंदु न होकर बी यहां बिंदु हो तो क्या हम एक रेखा खींच सकते हैं? हाँ, यह ऐसे नहीं हो सकता था। अब हो सकता था कि रेखा ऐसे जा सकती थी, इसी रेखा को हम ऐसे खींच सकते थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि दो बिंदुओं से हम एक रेखा खींच सकते हैं, लेकिन एक बिंदु से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक बिंदु से होकर हम अनंत रेखा खींच सकते हैं। लेकिन जब तीन बिंदु असमरेख हों तो उससे हम होकर एक भी रेखा नहीं खींच सकते, जब तीन बिंदु असमरेख हों। चलिए कुछ इससे जो हमने देखा यहां तक उससे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो आएंगे उसको हम लोग थोड़ा सा नोट करने का प्रयत्न करते हैं। अब थोड़ा सा आप पेन कापी उठा लीजिए और यहां से जितने भी पॉइंट अगर नोट करते हुए चलेंगे तो एक फायदा होगा कि गणित को आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ ज्यामिति में, भले गणित में हम परिभाषा को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन ज्यामिति में परिभाषा का बहुत ही महत्व है और परिभाषाओं से प्रश्न ज्यामिति में पूछ लिए जाते हैं। जैसे आपने देखा 2020 के टेट में यहां से प्रश्न पूछा गया कि एक सरल रेखा पर कितने बिंदु होंगे। तो आपने रेखा की जब परिभाषा किया था तो आपने देखा था कि असंख्य जो बिंदु होते हैं वह मिलकर एक रेखा का निर्माण करते हैं। सही है? तो असंख्य बिंदु जब एक रेखा का निर्माण करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक रेखा पर असंख्य बिंदु होते हैं। और यही क्वेश्चन 2020 के टेट में पूछा गया था। चलिए, तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है अब अगली हम हेडिंग डाल लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। अब थोड़ा सा इसे आप लिख लेंगे और यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है तो आप पहला महत्वपूर्ण बिंदु लिख सकते हैं यही चीज कि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। यानी एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। फिर आगे अगला दूसरा नंबर, एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा पॉइंट आपने क्या लिखा कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अनंत बिंदु रेखाएं खींची जा सकती हैं। तीसरा जो पॉइंट हम लिख सकते हैं तो आप कह सकते हैं कि दो बिंदुओं से होकर केवल एक रेखा खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है, तो आप कह सकते हैं कि दो बिंदुओं से होकर एक रेखा खींची जा सकती है। अगला नंबर, चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जब
तीन बिंदु असमरेख हों, जब तीन बिंदु असमरेख हों तो वे एक वृत्तीय होते हैं। यानी आपने देखा जब तीन बिंदु असमरेख हों तो वे क्या होते हैं, एक वृत्तीय होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं अर्थात उनसे एक वृत्त खींचा जा सकता है। जब तीन बिंदु क्या हो, असमरेख हो, तो उससे होकर हम कितने वृत्त खींच सकते हैं, तो आपका जवाब होगा सिर्फ और सिर्फ एक वृत्त खींच सकते हैं। लेकिन वहीं पे आ जा, यानी जब तीन बिंदु असमरेख हों तो वह क्या होते हैं, एक वृत्तीय होते हैं, अर्थात उनसे एक वृत्त खींचा जा सकता है या उनसे होकर एक वृत्त की रचना की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं तथा एक त्रिभुज खींचा जा सकता है या त्रिभुज की रचना की जा सकती है। या जिसको हम कहें कि एक त्रिभुज की भी रचना की जा सकती है। अगला नंबर समझिएगा, जो पांचवा पॉइंट महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकता है कि दो बिंदुओं से होकर, दो बिंदुओं से होकर कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो आप कह सकते हैं कि दो बिंदुओं से होकर अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। यानी दो बिंदुओं से कितने वृत्त खींच सकते